Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है। काफ़ी सारी सीरीज़ अभी तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। देखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आप लोगों के हुए हैं 2011 से 2024 तक सारे ही आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपने क्लासेस नहीं देखी हैं वो भी ज़रूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल होंगी आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। और अपने एनसीईआरटी के नोट्स भी रिवाइज करते रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है? तो देखिए सिलिका एवं एल्यूमिना की है, मैग्नीशियम की है, निकिल की है या फिर फेरस की है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो महासागर की परपटी है वो सिलिका और किसकी, मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, जिसको हम सीमे कहते हैं। क्या बोला जाता है? जिसको सीमे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय योजना आयोग का गठन किस हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था? सामाजिक विकास के लिए, लैंगिक समानता के लिए, राजनीतिक समाधान के लिए या फिर आर्थिक विकास के लिए? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए भारतीय योजना आयोग का जो गठन है वो आर्थिक विकास हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करें। फर्स्ट है रंग, बी है गठन, सी है मोटाई, डी है ह्यूमस की मात्रा और ई है पारगम्यता। तो देखिए उपरोक्त में से कौन से लक्षण जनक चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं? देखिए जनक चट्टान द्वारा कौन से लक्षण हैं जो निर्धारित किए जाते हैं मृदा के? अब इसमें से देखिए कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों का सही होगा। अब देखिए जो यहाँ पर रंग है वो भी निर्धारित किया जाता है, इसके अलावा जो गठन है मृदा का वो भी किया जाता है, और कौन सा होता है, पारगम्यता जो होती है वो भी निर्धारित की जाती है। कौन सा पॉइंट नहीं है तो वो है देखिए ना तो मोटाई और ना ही ह्यूमस की मात्रा। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प फर्स्ट सही होगा, ए, बी और ई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न देशों में से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा रखता है? तो देखिए कौन सा है जो सबसे लंबी भूभागीय रेखा सीमा रखता है? चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है या फिर बांग्लादेश है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए सबसे लंबी जो भूभागीय सीमा है वो किसके साथ साझा होती है? बांग्लादेश के साथ साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। कथन बी है, उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत नहीं किया और ना ही उन्होंने महसूस किया कि पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है ये। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथनों ए, बी, सी को पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। बी दिया गया है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। सी दिया गया है, तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर ए भी बिल्कुल सही है, जो आतपन है वो एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। और यहाँ पर सी पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है, ये यहाँ पर गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, केवल ए और सी पॉइंट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक जनसंख्या है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो देखिए जो भौगोलिक विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताना तो उसके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट भी सही है, बी भी सही है, लेकिन यहाँ पर सी जो है वो गलत है कि पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल ए और बी ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भूमंडलीय तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, का संबंध निम्न में से किस गैस के बढ़ने के साथ होता है? नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और उत्तर की सही पहचान करें। देखिए ए यहाँ पर लिखा गया है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा था। मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। देखिए 3 कालखंडों में बांटा, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कौन कौन से थे, तो वो थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ये 3 कालखंड थे। कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। और देखिए इनकी पुस्तक है, इनकी बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये बुक इनकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस बुक में देखिए इन्होंने लिखा गया है कि जो भारत का इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक दिया गया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था, ये विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बी और सी तो सही हैं, लेकिन ए क्या है, गलत है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बी और सी सही हैं, किंतु ए क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो देखिए कौन सी नदी यहाँ पर होगी, यमुना है, कावेरी है, नर्मदा है या फिर गंगा है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में जो गिरती है वो है नर्मदा नदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था। देखिए कौन से, जब 1862 में स्थापित हुए जो उच्च न्यायालय थे उनमें से कौन सा इनमें से नहीं है। तो देखिए बम्बई उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है या फिर मद्रास उच्च न्यायालय है। तो देखिए 1862 में 3 स्थापित हुए थे, उनमें से यहाँ पर जो ऑप्शंस में लिखे गए हैं कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए इलाहाबाद नहीं है, इसके अलावा बम्बई भी है, कलकत्ता भी है और मद्रास भी है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था, कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है। देखिए जो प्लूटो है वो ग्रह क्यों नहीं है अब, क्योंकि इसने सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए, क्योंकि यह हमारे सौर मंडल से बाहर हो गया है, या फिर क्योंकि अब यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह कहलाता है। तो देखिए प्लेटो जो होता है, जो प्लूटो होता है, प्लूटो को क्यों नहीं कहा जाता है ग्रह, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जूठन के लेखक कौन है। देखिए जूठन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, कबीर है या फिर प्रेमचंद हैं। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, तो जो जूठन है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हाशिएकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला है, मुस्लिम पर, आदिवासी पर, सिख पर या फिर ट्रांसजेंडर। देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, तो कौन सी स्थिति पर डाला, तो वो थे मुस्लिम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनिच के पास स्थित है में कितने बजे होंगे। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का हर बार एग्जाम में देखा जाता है, जो न्यूमेरिकल है, ये सीटेट का फेवरेट हो चुका है। वो किसी भी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछता ज़रूर है। अब देखिए जो इंडिया है, इंडिया के समय से जो लंदन का समय है वो कितना टाइम पीछे चलता है, कितना टाइम आगे चलता है। तो देखिए जो भारत का समय है वो लंदन के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। देखिए कितना, 5.5 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना बजा है, 7 बजे हैं, सुबह के 7 बजे हैं AM।
अब जो लंदन का समय है जो इंडिया में है 5.5 घंटे आगे है लंदन से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लंदन में पूछा गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5.5 घंटे इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। जब 7 बजे में से हम 5.5 घंटे को माइनस करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा, तो वहाँ पर आ जाएगा 1:30 बजे। तो कितना हो जाएगा 1:30 AM वहाँ पर बजे होंगे, क्योंकि कहाँ पर पूछा गया है, यूके में पूछा गया है। ठीक है, तो कितना पहले पूछेंगे, 5.5 घंटे पूछेंगे, क्योंकि जो इंडिया का समय है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उतना समय और लंदन का समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर भारत के समय से जो लंदन का समय वो कितने समय आगे चलता है, तो 5.5 घंटे आगे चलता है। डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है, भारतीय संघीय न्यायालय, पूर्वी भारत का केंद्रीय न्यायालय, या फिर ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय, या फिर बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो जो न्यायालय है, कौन सा न्यायालय है जो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है, तो उसको बोलते हैं भारत संघीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण रणनीति की जो मौलिक उपयोगिता है वो क्या है। तो देखिए जो अन्वेषण खोज विधि होती है उसकी क्या मौलिकता होती है, शिक्षार्थियों की नौकरी की क्षमता, कौशल और वेतन पैकेज को बढ़ाने के लिए। देखिए व्यावसायिक तरीके से आप लोग कुछ भी बच्चे को कराते हैं वो यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ उसकी नौकरी के लिए, फिर उसके कौशल या उसके वेतन पैकेज के लिए आप करा रहे हैं। यदि आवश्यक हो छात्र अपनी पसंदीदा विषय को चुन सके, तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जूझने के लिए तैयार करना, ये भी गलत है। कौन सा सही है, छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। कथन ए दिया गया है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किसी व्यक्ति विशेष को उसकी अपनी विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती है। देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। बी है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार की चट्टानें दिखाती है तो उनमें से दिखाई गई चट्टान को विद्यार्थी आग्नेय चट्टान के रूप में पहचान लेता है। तो देखिए वह बच्चा प्रक्रियात्मक ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, आलोचनात्मक साक्ष्यों का प्रदर्शन कर रहा है, श्रेणीगत एवं वर्गीकृत कर रहा है, या फिर स्थानीय दशाओं में अनुप्रयोग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चा यहाँ पर क्या करने का कोशिश कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। बच्चा क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है, चीज़ों को क्लासीफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के निम्नलिखित स्तरों को बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में आप लोगों को लिखना है। सूचना अभिलेखन है, सुधार के लिए सूचना का उपयोग, अध्यापन और अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना, या फिर एकत्रित सूचना का विश्लेषण करना और रिपोर्ट बनाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए सबसे लास्ट में कौन सी चीज़ आती है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए सुधार के लिए सूचना का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, या फिर सूचना अभिलेखन। देखिए कोई चीज़ आप लोगों को तो स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होनी चाहिए, फिर आप एंडिंग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप सीक्वेंस को सही टिक कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले बेसिक क्या चीज़ होनी चाहिए कि सूचना को हम क्या करें, कलेक्ट करें, संग्रहित करें। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को पता है, सी पहला तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो तीनों ऑप्शन गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 ही यहाँ पर सही है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम मिल जाते हैं आप लोगों को। अब देखिए फर्स्ट आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो सी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सूचना अभिलेखन करेंगे, यहाँ पर ए आ जाएगा। जो नेक्स्ट होगा, एकत्रित सूचना का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सुधार के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीक्वेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा पद्धतियों की चर्चा हेतु किस स्रोत को प्राथमिक स्रोत मानेंगे। तो देखिए कौन से स्रोत को प्राथमिक स्रोत माना जाएगा, रविंद्रनाथ की घरे बाहरे, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास, ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी, या फिर
ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना। तो देखिए उपनिवेशिक भारत में शिक्षा पद्धतियों की बात की गई है, तो उनकी चर्चा कहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास है वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर रविंद्रनाथ, जो ज्योतिराव फूले हैं, गुलामगिरी, ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम की शैली का पता करना। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी मूल पाठ सीख गए, देखिए इस चीज़ के लिए नहीं होता है। अध्यापन अधिगम संसाधनों को सुधारना, ये भी बिल्कुल सही है। स्वयं आकलन की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को सम्मिलित करना, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर बी नहीं है, कौन सा, देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोगों को 3 पॉइंट मिल रहे हैं तो हम 2 क्यों लगाएंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को क्या कोशिश करनी चाहिए। ए दिया गया है विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद करने के लिए समझाना चाहिए ताकि वे परीक्षा में पास हो सकें। देखिए केवल परीक्षा में पास करने के लिए आप चीज़ें नहीं कराएंगे बच्चों को। संस्कृतियों एवं समाजों में आए परिवर्तन को दर्शाने के लिए विभिन्न समयों के लोगों की कहानियों में विचारों पर जोर देना, देखिए ये सही है। कक्षा में नोटिस बोर्ड पर समय रेखा दर्शाना, टाइम लाइन्स को दर्शाना, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए तो देखिए जहाँ पर भी है वो तो गलत ही हो जाता है, तो कौन सा बचता है यहाँ पर, बी और सी बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान आकलन में दिया गया कार्य रचनात्मक कहलाएगा यदि वह सहयोग आधारित है, परिचर्चा आधारित है, प्रतिक्रियात्मक आधारित है या फिर हर सप्ताह की जाए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए जब कोई भी चीज़ क्या की जाती है, साप्ताहिक की जाती है, वो तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए गलत हो जाएगी। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं, ए, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विद्यार्थियों की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन से संसाधन प्रासंगिक होंगे। ग्लोब होगा, ग्राफ होगा, टाइमलाइन होगी या फिर मानचित्र होगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए ग्लोब भी बिल्कुल सही है और मानचित्र भी सही, लेकिन ग्राफ और टाइमलाइन का इस्तेमाल सिर्फ दिशा बताने के लिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे। कौन सा सही हो जाएगा, ए और डी पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट देता है और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं। अध्यापक शामपट कार्य करेगा, मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करेगा, अगले शिक्षण बिंदु को तैयार करेगा या फिर एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा। तो देखिए जहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे के डाउट्स को क्लियर किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 दिया गया है रिफ्लेक्टिव चिंतन और अन्वेषण समस्याओं और प्रश्नों में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है। कथन 2 दिया गया है अन्वेषण ऐसे प्रश्नों के साथ संबंध रखता है जिनका उत्तर आंकड़ों मात्र से नहीं दिया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्वानुमान लगाता है कि पर्याप्त आंकड़े जो हैं वो समस्या सुलझाने में विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, तो देखिए जो रिफ्लेक्टिव चिंतन होता है, हमारी खोज होती है समस्याओं और प्रश्नों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि अन्वेषण ऐसे प्रश्नों के साथ संबंध रखता है जिनका उत्तर आंकड़ों मात्र में नहीं दिया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्वानुमान लगाता है। देखिए ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत दे दिए गए हैं, तो केवल यहाँ पर फर्स्ट सही है और जो सेकंड कथन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।